नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है हम कह सकते हैं। पेपर 1 में आने वाला हाईकोर्ट का जो एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपकमिंग एग्जाम है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि स्पेसिफिक रूप से करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में जो है मेंशन किया गया होता है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के साथ इसको लिंक करते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो बोलते हैं अभी 38 नंबर की जो है नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो गेमें होने जा रही हैं वो जो है वो होने जा रही हैं, परंतु उनको होस्ट करने वाला स्टेट जो है वो कौन सा है? उनको होस्ट करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तराखंड स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक तो हिमाचल प्रदेश के पड़ोस में जो है वो आता है, और अगर हम एक और बात करते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है किसकी स्थापना कब की गई, तो उत्तराखंड की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये यंगेस्ट स्टेट माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में जो था वो की गई थी। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो था वो इंडिया का जो था वो उस टाइम 27 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। चलिए, तो उत्तराखंड के बारे में हमने जान लिया। अब इन गेम्स के बारे में बात करते हैं। देहरादून में इन गेम्स को होस्ट किया जाएगा और इन गेम्स का जो बेसिक क्वेश्चन एक और बनेगा वो इनके जो मसाल होती है उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा, जो इनका मास्कट होता है उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। तो वो दोनों ही क्या है, उनके नाम क्या रखे गए हैं वो भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें ये जो मसाल बनाई गई है ये जो है वो 38th नेशनल गेम्स की मसाल है, और इसमें मसाल को जो नाम दिया गया है वो तेजस्विनी नाम जो है वो उसको दिया गया है। तेजस्विनी नाम इस मसाल को दिया गया है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर एक जानवर जो है जिसको इंसान के रूप में जानवर बनाया गया है, तो ये जानवर जो है वो 38th नेशनल गेम का जो है वो मास्कट रखा गया है। इसको नाम दिया गया है मौली। मौली नाम जो है वो उसको दिया गया है। मौली नाम, या फिर अगर आप इस फोटो को भी देख रहे हैं तो ये कहाँ से इंस्पायर है, तो ये उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है वहाँ से जो है इंस्पायर है। उत्तराखंड का स्टेट बर्ड जो है वो क्या है, मोनाल है, और वहीं से इसको शेप दी गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के भी स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो कभी हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी जो था वो मोनाल ही हुआ करता था, परंतु वर्ष 2007 में जो था वो मोनाल को चेंज कर हिमाचल का जो स्टेट बर्ड था वो जुजुराना जो था वो बना दिया गया, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी जो है वो बोलते हैं। तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन अभी हिमाचल प्रदेश का जो है वो आप स्टेट बर्ड देखेंगे, राज्य जो पक्षी है वो देखेंगे, परंतु स्टेट बर्ड इससे पहले 2007 से पहले मोनाल हुआ करता था। 2007 में जो था वो जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो था वो स्टेट बर्ड बना था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से 38th नेशनल गेम से लिंक हुए वो हमने जान लिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चंस बनते हैं जीके के क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट कर वो भी याद रखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ अक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से शहर हैं जिनको रामसार कन्वेंशन के तहत जो है वो मान्यता प्राप्त हुई है और आर्द्र भूमि शहरों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो रामसार वेटलैंड में हिमाचल की इंडिया की 2 सिटीज को जो है वो ऐड किया गया है। अब ये 2 सिटीज जो है वो कौन कौन सी इंडिया की आती हैं? ये 2 सिटीज इंडिया की आती हैं। इसमें से जो है वो एक तो आपने ध्यान रखना है कि इंदौर सिटी है और दूसरी जो है वो उदयपुर सिटी है। इंदौर और उदयपुर सिटीज़ ऐसी हैं जिनको रामसार की वेटलैंड जो एक्रेडिटेड एक सिटीज़ की लिस्ट होती है, सिटीज़ की लिस्ट की बात हो रही है, ये वहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। अगर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हर साल यहाँ पर मनाया जाता है ये, और इसके बारे में क्वेश्चन भी बनता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है फरवरी महीने में, और फरवरी महीने की 2 तारीख को जो है ये वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं रामसार के बारे में तो रामसार एक शहर है और रामसार में एक कन्वेंशन हुई थी जिसको जो है वो रामसार कन्वेंशन के नाम जो है से जो है वो जाना जाता है। अब ये रामसार कन्वेंशन जो था वो कब हुई थी? रामसार कन्वेंशन जो था वो 1971 में ये रामसार कन्वेंशन जो था वो हुई थी। रामसार कन्वेंशन कब हुई थी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। रामसार कन्वेंशन 1971 में हुई थी। और ध्यान रखना है यहाँ से एक और बात कि रामसार कन्वेंशन ईरान की एक सिटी है रामसार जहाँ पर हुई थी, और वहीं से ये रामसार कन्वेंशन जो है रामसार के नाम से ही रामसार कन्वेंशन नाम जो है वो इसका पड़ा। अगर हम इंडिया में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऐसी सिटीज़ कितनी आती हैं तो करंटली 85 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में ऐसे जो है वो आते हैं, जो कि रामसार ट्रीटी के तहत जो है वो आते हैं। तो ये वेटलैंड्स भी आपने 85 ध्यान रखने। अभी तक तो 85 हैं, ये इंक्रीज होते रहते हैं। इससे पहले का आंकड़ा देखेंगे तो 80 थे, फिर धीरे धीरे 85 अभी हो गए हैं, 2 अभी ऐड किए गए हैं तो 85 जो है ये हो गए हैं। परंतु अगर कोई भी अपडेट होता है, मतलब धीरे धीरे इनमें कोई नई एड्स की जाती हैं सिटीज़, तो वो भी जो है वो ज़रूरी रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा के लिए 85 ही रहेगा, ये चेंज होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में
बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ नेम्ड द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो अभी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो दिया गया है। तो बोलते हैं कि ये जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है, ये किसे किया गया है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया। अभी हम ऐसा ही क्वेश्चन, महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पढ़ेंगे, जो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो किया गया है। तो वहाँ पर भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है। खासकर महिलाओं के ऊपर हमेशा ही पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी एग्जाम ज़्यादा फोकस करता है जब महिलाओं को कोई इस तरह का अवार्ड या फिर इस तरह से नामित जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ नेम्ड आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो ये महिलाओं की बात की जा रही है कि महिला श्रेणी में जो क्रिकेट में 2024 के लिए नामित किया गया है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो किसको किया गया है? तो वो किया गया है मैली केर को जो है वो किया गया है। मैली केर का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। अब मैली केर को किया गया है तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि अब मैली केर तो इंडिया की प्लेयर नहीं है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, परंतु क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि वो कौन सी कंट्री के लिए खेलती है या फिर कौन सी टीम के लिए खेलती है। तो वो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, न्यूजीलैंड की है ये मैली केर, और इनके द्वारा जो है वो पहला रैचल्स हेहोफ्लिन ट्रॉफी भी जो है वो जीती गई है। और इसके बाद इनको नामित किया गया है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इनको वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो नामित किया गया है। परंतु अगर पूछ लिया गया कि किस खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किया गया है, ओडीआई में किसको किया गया है, ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल में, तो वो स्मृति मंधाना को किया गया है। स्मृति मंधाना जो है वो इंडिया से संबंध रखती हैं, इंडिया टीम की ओपनर रहती हैं ये, तो इसलिए ये दोनों नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एक तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और एक आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हम देखो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने विजय हजारे ट्रॉफी पढ़ी थी। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और हमने पढ़ा था कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है, विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। इसको जीता किसने है? 2024-25 में जो विजय हजारे ट्रॉफी की विनर टीम है वो कौन सी टीम है? वो कर्नाटक टीम जो है वो 2024-25 में इसकी विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोलते हैं इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन जनवरी 29, 2025। तो बोलते हैं कि इसरो ने हाल ही में जो है 29 जनवरी 2025 को एक NVS-02 करके नेविगेशन उपग्रह को जो है वो अपने कक्षा के लिए लॉन्च किया था। अब देखो ये यहाँ पर ना याद रखने वाली क्या है कि यहाँ पर एग्जैक्टली डेट दी गई है, वो आपको पता होनी चाहिए थी। आगे बोलते हैं कि दिस इज इसरोज 100th स्पेस मिशन, कि ये इसरो का 100वें नंबर का जो है वो मिशन है, स्पेस मिशन, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और 2025 का ये इसरो का पहला मिशन है एंड द फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2025, और 2025 का ये पहला मिशन है। अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट देखिए, ये जो NVS-02 है ये है क्या, पहले ये जानिए। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, और बिल्कुल सही बात है कि जनवरी 29, 2025 को ही इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। जनवरी 29, 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। चलो सही बात है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गई। पहली स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बोलते हैं कि ये इसरो का 100वें नंबर का जो था वो स्पेस मिशन था श्रीहरिकोटा से, तो ये भी सही बात है कि 100th नंबर का जो था ये स्पेस मिशन था इसरो का, जो इसरो ने श्रीहरिकोटा से जो था वो लॉन्च किया था। और 2025 का ये पहला मिशन था, तो ये भी सही बात है कि 2025 का ये पहला ही मिशन था इसरो का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम और भी यहाँ से कुछ जानना चाहें तो इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम भी ध्यान रखना है कि इसरो के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, वो वी नारायणन ये जो है वो बनाए गए हैं। और ये इसरो का 100वें नंबर का मिशन है। यहाँ पर कहा गया कि बेशक भारत को जो है वो ये जो 100 मिशन लॉन्च करते करते 46 ईयर्स जो है वो हो गए, परंतु अब इंडिया जो है वो आने वाले 5 सालों में 100 और मिशन लॉन्च करने की जो है वो तैयारी कर रहा है। अब इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका जो सैटेलाइट व्हीकल रहा है वो कौन सा रहा है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको GSLV, ये आपने ध्यान रखना, GSLV F-15 करके यहाँ से जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। और साथ में कॉमन सी बातें कही गई, जैसे कि अगले 5 से 6 महीनों में एक और इस तरह का सैटेलाइट जो है लॉन्च करने की तैयारी जो है वो इसरो करेगा, ये कहा गया यहाँ पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं रहता कि आने वाले टाइम में क्या करेगा, परंतु अभी जो किया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया है आपको कि असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछा गया है कि इसरो की अगर एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं कि कब इसकी स्थापना की गई थी, इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो की गई थी, 1969 में की गई थी। और हम बात करते हैं कि
अब इंडिया जो है वो अपना मतलब स्पेस में इंडिया का अच्छा खासा एक रुतबा जो है वो हो गया, तो इंडिया नेशनल स्पेस डे भी जो है वो मनाता है। नेशनल स्पेस डे जो मनाता है इंडिया, वो कब मनाता है? नेशनल स्पेस डे इंडिया जो है वो अगस्त के महीने में जो है ये नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, और 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को मैंने बताया है आपको कि चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुली जो था वो लैंड किया था, और जहां पर लैंड किया था उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HPRCA के अपकमिंग एग्जाम या फिर हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। और देखिए आप जो है अभी खुद को रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट चला हुआ है। मैंने आपको बताया है कि ऑटोमेटिकली जो है वो सीट्स जो है वो फुल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो किसी भी टाइम जो है वो फुल हो सकती हैं। अब उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो अब नहीं रहा है, परंतु टेस्ट सीरीज का मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप जितने भी टेस्ट हमारे हैं हिमाचल जीके के, नेशनल इंटरनेशनल जीके के, करंट अफेयर, उन सभी का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। हिमाचल जीके को हमने जो है वो 11 टेस्ट सीरीज अभी तक डिस्कस की थी, तो उनको जो है हमने टॉपिक वाइज और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो समझा है, और आने वाले जो उससे अगली टेस्ट सीरीज हैं जैसे कि करंट अफेयर्स की, वो भी जो है वो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रोवाइड करवाई गई है। नेशनल इंटरनेशनल जीके भी वैसे ही प्रोवाइड करवाई गई, तो आप ज्वाइन कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो UCC बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक काफी पहले से उत्तराखंड के द्वारा कह दिया गया था, बिल वगैरह कर दिया गया था, परंतु अभी फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब इंप्लीमेंट इसको किया गया है तो उत्तराखंड के द्वारा इसको फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और उत्तराखंड अब पहला एक ऐसा स्टेट है जिसने UCC को सक्सेसफुली जो है वो अभी इंप्लीमेंट कर दिया है। अब UCC में है क्या ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो इतनी चर्चा में ये है, और उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जिसने इसको लॉन्च किया। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बात तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी अगर हम बात करते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बात की गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 में आता है, इसमें है क्या लिखा गया, नाम से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनके एक कॉमन लॉ जो है वो सभी के लिए बनाने की बात की गई है। किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को अलग से जो है वो कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, कोई अलग से कानून किसी के लिए नहीं बनाया जाएगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबके लिए एक यूनिफॉर्म यानी कि कॉमन सा लॉ जो है वो आ जाएगा, और सबके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। उसका ना धर्म देखा जाएगा कि कैसा है, ना किसी भी बेस पर जो है वो नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, वो सबके लिए बराबर रहने वाला है। UCC के पक्ष में बातें कही जाती हैं कि अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब ये इसके प्रोज और कॉन्स होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब किसी के पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट में हमेशा बातें कही जाती हैं कि यहाँ से सिटीजन्स को जो है वो इक्वल जो राइट्स मिल जाते हैं, या फिर इक्वल स्टेटस जो है वो मिल जाता है, जेंडर इक्वलिटी जो है वो यहाँ से आती है, और जो कुछ पर्सनल लॉ जो है वो कुछ एक हैं अभी तक, वो जो है वहाँ से छुटकारा मिलता है, उनको ये बाईपास कर देता है, और सबके लिए एक लॉ लेकर जो है वो आता है। और अगर इसके कॉन्स में बातें की जाती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स इसके देखे जाए, तो कहा जाता है कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जहाँ से इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें जो है वो आ जाती हैं, और एक रिलीजियस फ्रीडम ये नहीं देता, ये भी बात कही जाती है। तो ऐसी बातें जो है वो अगेंस्ट भी कही जाती हैं, फेवर में भी कही जाती हैं, परंतु उत्तराखंड ने स्पेसिफिक वे से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर दिया है। आर्टिकल नंबर 44 है इसका, जिसके तहत जो है वो उत्तराखंड ने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आता है, ये भी तो पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया होस्टेड द सेकंड बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग इन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि भारत जो है वो किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बीमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो देखो भारत जो है वो दूसरे नंबर की बीमस्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होगी, और ये मेजबानी की जाएगी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बीमस्टेक की अगर हम बात करते हैं बीमस्टेक की, तो बीमस्टेक के बारे में जो है वो क्या क्या बातें हैं पूरी, और देखो बीमस्टेक के बारे में जो है मैं आपको बता दूं कि बीमस्टेक का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। बीमस्टेक का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करते हैं कि बीमस्टेक में कितने मेंबर आते हैं, कौन कौन से जो है वो इसके मेंबर हैं, और इसकी स्थापना वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो बीमस्टेक की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना वगैरह कब की गई थी, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन एक हुई थी जहाँ से ये अस्तित्व में आया था। 1997 की ये बात है जब ये हुआ था। और जब बीमस्टेक की मेंबर कंट्रीज की बात आती है, तो
क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया के अलावा पूरे बात करते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन है। एक म्यांमार इसका मेंबर आता है, एक इसका भूटान मेंबर आता है, बांग्लादेश इसका मेंबर आता है, श्रीलंका इसका मेंबर आता है, और एक नेपाल इसका मेंबर आता है, एक इंडिया इसका मेंबर आता है, और एक थाईलैंड इसका मेंबर आता है। अब देखो +2 के बाद क्या ऑप्शंस होती हैं, अगर आपको याद हो मैंने बताया है कि या तो भाई तू MBBS कर ले या तो तू NIT में चला जा, ऐसा कॉमनली बोलते हैं। तो MBBS NIT इस तरह से याद रखना है आपने बिम्स्टेक के बारे में। MBBS मतलब क्या हो गया आपका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और N से बना नेपाल, I से बना इंडिया, T से बना आपका थाईलैंड। तो ये जो है वो बिम्स्टेक के बारे में जो है वो जानकारी है। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो इसके हेडक्वार्टर की भी बात कर लेते हैं कि क्या इसका हेडक्वार्टर भी कोई है, अगर है तो वो कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश के ढाका में जो है वो स्थित है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी पता चल गया। चलो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इंडिया जो था वो SCO का मेंबर कब बना था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो था वो कब बना था। अब इंडिया का SCO को लेकर जो मेंबरशिप है वो कब इसको मिली थी, वो आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IWAI भी बोला गया, रिसेंटली सेट अप अ न्यू रीजनल ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जो है वो एक नए शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो स्थापित किया है। तो ये नया शहर जो है वो कौन सा है? तो इंडिया के द्वारा जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो एक नया रीजनल ऑफिस बनाया गया है वो कहाँ पर, वाराणसी में जो है वो बनाया गया है। वाराणसी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक नया रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो स्थापित किया गया है। अब देखो जैसे ना आप पढ़ते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर इतना, नेशनल हाईवे पढ़ते हैं जब आप रोड पे चलते हैं, और वैसे ही ना नेशनल वाटरवे भी होते हैं जिनको NW जो है वो बोलते हैं। तो NW के बारे में ध्यान रखना है कि NW में हमें जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 देखने को मिलता है वो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया ऑन गंगा रिवर के ऊपर है, और 1620 किलोमीटर के करीब जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। वैसे ही हमारे पास जो है वो एक नेशनल वाटरवे नंबर 2 भी आता है जो सादिया से दुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। इस तरह से अलग अलग नदियों के ऊपर है। तो मे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कभी कि नेशनल वाटरवे नंबर कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है। तो वो गंगा नदी के ऊपर है, वो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में है, 1620 किलोमीटर के बीच में उसकी डिस्टेंस है। हमारे पास अलग अलग पोर्ट भी आते हैं, तो पोर्ट की भी मैं बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास कंदला पोर्ट आता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये गुजरात में जो है वो स्थित है। HPSSC इसके बारे में पूछता था जब HPSSC पेपर करवाता था। तो कंदला पोर्ट गुजरात में स्थित है। एक प्रदीप पोर्ट जो है वो आता है, प्रदीप पोर्ट। ये प्रदीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आता है, वो महाराष्ट्र में जो है वो आता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट शायद पंचायत इंस्पेक्टर का कि पंचायत सेक्रेटरी का कुछ ऐसा जैसा एग्जाम हुआ था, या फिर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायत से रिलेटेड कोई एग्जाम था, वहां पर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। तो ये पता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑपरेशन सरद हवा रिसेंटली इन अ न्यूज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन सरद हवा है ये अभी खबरों में थी। तो ऑपरेशन सरद हवा को जो है वो लॉन्च किसके द्वारा जो है वो किया गया है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सरद हवा की, तो देखो ऑपरेशन सरद हवा भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। BSF क्या है, क्या चीज़ है BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो ऑपरेशन रहता है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में रहता है। ये स्पेसिफिक रूप से जो निगरानी रखती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में रखती है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन नाम से उसको जानते हैं। अब ये ऑपरेशन सरद हवा क्यों लॉन्च किया गया होगा, क्या रीज़न इसके पीछे का रहा होगा। देखो होता क्या है ना, जब सर्दियां आती हैं तो धुंध वगैरह बॉर्डर एरियाज पर जो है वो ज़्यादा पड़ती हैं, और जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं उनके लिए जो है ये बड़ा ही हेल्पफुल रहता है कि वो इजीली जो है बॉर्डर क्रॉस कर जो है वो इंडिया आ सकते हैं और यहाँ पर आकर तंग करेंगे, और या फिर कुछ और भी एक्टिविटीज़ करेंगे, इलीगल ट्रेड हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि ये लॉन्च इसलिए किया गया था जो ऐसे घुसपैठ होते हैं ना, घुसपैठिया कोशिशें होती हैं, उनको जो है वो रोका जाए। उनको रोकने के लिए जो है वो BSF के द्वारा जो था ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सरद हवा करके जो था वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अब देखो इंडिया ना पहले से ही जब से मतलब इंडिया एक, आपको पता है इंडिया हमेशा ही जो है वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए भी
ऐसे जो है वो ऑपरेशन चलाता रहा है। इंडिया किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए ऐसे ऑपरेशन लॉन्च करता रहा है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको कि जब इजराइल और पैलेस्टीन वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था, इजराइल और फिलिस्तीनी वॉर जो स्टार्ट हुआ था, तो ऑपरेशन अजय इंडिया के द्वारा जो था वो चलाया गया था। ये जो ऑपरेशन अजय इंडिया के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था, इसका क्या एम था, ताकि जो इंडियन वहाँ पर फंसे हैं उनको जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट कर सके, वहाँ से जो है वो निकाल सके। अब सूडान में भी जो था वो क्राइसिस आई थी, तो सूडान से भी इंडिया के सिटीजन्स को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था 2023 में ही, जिसको ऑपरेशन कावेरी कर जो था वो नाम दिया गया था। उसको ऑपरेशन कावेरी बोल दिया गया। और टर्की और सीरिया में जब हमें अर्थक्वेक देखने को मिला, तब भी इंडिया के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया टर्की और सीरिया के लिए। तो ऑपरेशन दोस्त कर इंडिया ने वो ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया था 2023 में। और जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया ने अपने नागरिकों को वहां से भी निकालने के लिए एक ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया था। और उस ऑपरेशन को जो इंडिया के द्वारा उस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था, वो ऑपरेशन गंगा कर जो था वो नाम दिया गया था। ठीक है जी, तो उसको ऑपरेशन गंगा कर नाम दिया गया था। तो ये हो गया आपके बार ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, जनवरी महीने की 24 तारीख को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब जनवरी महीने की 24 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो मनाया जाता है। तो अभी आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जनवरी 24 को ही एक और इम्पोर्टेंट डे बताया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो था वो मैंने आपको बताया था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो था वो कब मनाया जाता है? ये भी जनवरी महीने की 24 तारीख को ही मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में 23 जनवरी दिया गया है। तो 23 जनवरी को हमने पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और उसको पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। तो 23 जनवरी जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, ये आपको पता चला। और 24 जनवरी को दो इंपॉर्टेंट डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया, एक इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो हो गया, ये मनाए जाते हैं। और फिर हम 25 जनवरी की ओर आए थे। 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो नेशनल वोटर्स डे जो है हम 25 जनवरी को मनाते हैं। साथ में ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा भी जो था वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। तो 25 जनवरी को हिमाचल फुल स्टेटहुड डे भी जो है वो मनाया जाता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो इस तरह से इस दिन जो था वो मिला था। और 26 जनवरी का रिपब्लिक डे तो मैंने बताया ही था आपको। रिपब्लिक डे मैंने बताया भी था कि रिपब्लिक डे मनाते क्यों हैं, क्या उसके पीछे का रीज़न है 26 जनवरी को मनाने का। तो ये हो गए हमारे अभी हाल फिलहाल के डे। अगर इंस्टेंटली आपके माइंड में कोई इंपॉर्टेंट डेज आने चाहिए तो आपके माइंड में जो है वो एक तो आना चाहिए कि जो आपने प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ा था वो आपने कब पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपने पढ़ा जनवरी महीने में ही मनाया जाता है। और मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो था वो इस दिन जो था वो इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 8 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो था साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 8 जनवरी को इंडिया जो है वो इसको मनाता है। हमने जो था वो हिंदी डे भी जो था वो पढ़ा था कि हिंदी डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो हिंदी डे जो हमने पढ़ा था कि जनवरी महीने में मनाया जाता है, वो 10 जनवरी को जो है वो हिंदी डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हिंदी डे होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है ये, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। फिर हमने पढ़ा था 12 जनवरी को कि 12 जनवरी को भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। तो वो नेशनल यूथ डे जो था वो हमने पढ़ा था कि नेशनल यूथ डे जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर यूथ डे हम मनाते हैं वो 12 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूथ डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट कर बताएंगे। और फिर हमने आर्मी डे भी पढ़ा था कि हम 15 जनवरी को जो है वो आर्मी डे मनाते हैं, वो भी याद होना चाहिए था आपको कि 15 जनवरी मैंने बताया था कि इस बार कहाँ पर वो मनाया गया है, याद आना चाहिए आपको नाम सुनते ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से जो है वो इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो और भी अच्छे से आपको चीज़ें बहुत सारी जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द इंडियन शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2025। तो बोलते हैं कि 2025 में जो है वो हाल ही में किस फिल्म को जो है वो ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। वो भारतीय फिल्म की बात कर रहे हैं, एक भारतीय लघु फिल्म है, इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। उसका नाम आपने कमेंट करके बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इससे पहले जो मिशन इस उत्तीर्ण सीरीज का पार्ट था उसमें, इससे पहले वाले उत्तीर्ण सीरीज में हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था और डिटेल से पढ़ा था। तो अभी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।